humans and welcome back to humanities. I am Purva. इन आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नई सीरीज जहां पे हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस फॉर CUET एनालाइज करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस का पास्ट ईयर क्वेश्चन 2022 का जो ऑफिशियल CUET का पेपर था, हम उसको एनालाइज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर्स नहीं बल्कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या बेस्ट तरीका होता है इन जैसे MCQs को आई वुड से स्मार्टली डील करने का, इनमें फंसने की बजाय इनको स्मार्ट तरीके से हमें कैसे डील करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें आप आर्ट ऑफ सॉल्विंग MCQs सीखेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं अपने पॉलिटिकल साइंस का पास्ट ईयर क्वेश्चन। एज वी ऑल नो कि 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें से हमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, राइट। एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1, राइट, एंड +5 मिलता है आपको फॉर एवरी राइट आंसर। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 1, राइट। सबसे पहला काम हमारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, प्रॉपर पूरा क्वेश्चन पढ़ना, राइट। सो रीड द फुल क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि पहले क्या हुआ और सबसे बाद में क्या हुआ, A to Z, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, राइट। जैसे बचपन में पढ़ा, असेंडिंग छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। तो सिमिलरली जो पहले हुआ, राइट, जो पहले हुआ वो और फिर उसके बाद इस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, दैट इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, राइट। चलो, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये इवेंट्स दिए गए हैं, इनके ईयर्स पता होने चाहिए। सो इवेंट्स एंड ईयर्स। अब आप समझ गए कि आपको कैसे तैयारी करनी है। जो भी इवेंट आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, टेबल बना लेनी है उसके ईयर के साथ में। तो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान कब हुआ जी, 1979 में हुआ। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल कब होती है, 1989 में। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991 में। रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1917 में। और वॉर्सो पैक्ट कब बनाया गया, 1955 में। जब आपको ईयर्स पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इनको अरेंज कर देंगे ऑर्डर में। सबसे बड़ी बात है डी, रशियन रेवोल्यूशन सबसे पहले आएगा, राइट। सो हमने डी वाले ऑप्शंस को अपना शॉर्टलिस्ट कर लिया है। उसके बाद देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्या है, वी हैव वॉर्सो पैक्ट, डी और ई। तो हमें यहाँ पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। लेकिन क्या हमें यहाँ पे मार्क करना है जी, नहीं, हमें मार्क करना है यहाँ पे। ABCD ऑप्शन गिवन होगा, यहाँ पे आप बी, आपका जो आंसर है वो मार्क कर देंगे, राइट। सो DEBAC, राइट, परफेक्ट। ऑल्सो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा एरर है, वैसे हमारा होना चाहिए बी बाद में होना चाहिए और ए पहले होना चाहिए, राइट। सो दिस इज अगेन एन एरर बाय NTA। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, now we have identify the political consequences of disintegration of USSR। तो क्या पूछा गया है, हमें ध्यान से ना शॉर्टलिस्ट कर लेना कि क्या हमसे पूछा है, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR लिखा है तो हम बुक में उस टॉपिक पे पहुंच जाएंगे कि यार उस टॉपिक में एनसीईआरटी में क्या क्या मेंशन है और वो यहाँ पे ढूंढेंगे। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर नहीं है मेंशन, ये तो भाई बाद में जो यूएस वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, जी हाँ, क्योंकि यूएसएसआर 1991 में जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो कोल्ड वॉर किसके बीच में होगी, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो सेकंड थी यूएसएसआर वो रही ही नहीं। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जी हाँ, CIS बनाया जाता है, एक कॉन्सिक्वेंस है, राइट। गल्फ वॉर होती है, जी नहीं, दिस इज रॉन्ग, यूएस हेजेमनी वाला हमारा चैप्टर है एंड दिस इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस। पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, जी बिल्कुल हाँ। सो वी हैव B, C and E, और B, C and E है अपना ऑप्शन नंबर 4, राइट, क्लियर। सो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। Now we have which one of the following statements about the Berlin Wall is false? False, जो गलत है स्टेटमेंट, ये पूछा गया है, राइट। It was built during the Cold War, ये तो सही है। It symbolized the division between the capitalist and communist world, ये भी सही है। It marked the unification of two parts of Germany. And it was broken by the people on 9th November 1989. This is also correct. ये जो बर्लिन वॉल है ये यूनिफिकेशन है, ये डिवीजन मार्क करती है ऑफ टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन तो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल जब हुआ तब मार्क करेगी, समझे। तो यहाँ पे घुमाया गया है,
ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फंस जाओगे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वापस आ गया यहाँ पे, इवेंट्स और ईयर्स, मैच द फॉलोइंग, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, जब हम एनसीईआरटी अपनी कवर करते हैं ना, तो हमारे माइंड में खुद ही एक क्रोनोलॉजी बन जाती है, पहले मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इसके बाद ये टॉपिक पढ़ा, इसके बाद ये, तो हम इजीली ये सब मैच कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इन सारे ऑपरेशंस में यूएस हेजेमनी वाले चैप्टर में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म पढ़ा है, राइट। तो सबसे पहला ईयर उसी का होगा, वो है अपना 1990। सो ए का है 2, तो ए का 2 के हमारे पास 2 ऑप्शन है, बाकी 2 एलिमिनेट हो गए। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, 1998 के अंडर क्लिंटन ईयर्स में एक ऑपरेशन हुआ था, जिसको क्या बोला जाता है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम तो एकदम एंड में है, ऑपरेशन एंड्योरिंग या इनफाइनाइट रीच में से वो अपना होने वाला है, और वो था ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, जब एम्बसीज में बॉम्बिंग हुई थी, राइट। एंड उसके बाद आता है ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम 2001 में, एंड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में। तो बी का 1 है, राइट। सो अपना ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके हम मैच करने वाले हैं। आगे देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन, हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985? मिखाइल गोर्बाचेव। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है, दिस इज बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन, जहां पे आपसे फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, मैच द फॉलोइंग देखा, राइट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा, है ना, फैक्ट्स देखे, राइट, और हमने समझा कि यार इवेंट्स और ईयर्स को करना बहुत जरूरी है, राइट। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस यानी कि जो पहले हुआ जो बाद में हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट, क्रोनोलॉजी फॉलो करनी है। चलिए जी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आसियान, मैंने बताया है इंडिया जब आजाद हुआ उससे 20 साल बाद आसियान बना, यानी कि आपका 1967 में। चाइना टेक ओवर ऑफ टिबेट 1950। ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्टेड इन चाइना 1978। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 45 में हो गया था, 39 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली थी। ईयू कब एस्टैब्लिश हुआ, जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1992 में ईयू एस्टैब्लिश हो गया। करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी भाई, सबसे पहले एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ऑप्शन नंबर डी, बाकी 2 एलिमिनेट हो गए। फिर हम चलते हैं 45 के बाद अपना आएगा 50, बी, तो डी और बी, राइट। देन वी हैव ए, देन वी हैव सी, एंड देन वी हैव ई। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। To introduce a market economy in 1970s, China did not adopt. क्या अडॉप्ट नहीं किया था, ओपन डोर पॉलिसी करी थी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किया था। इन दोनों के ईयर्स क्या क्या है फटाफट से कमेंट्स में बताओ, अलग अलग थे। एफडीआई एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये भी हुआ था। यूएसएसआर मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी, ये नहीं हुआ था। चाइना डिड नॉट फॉलो द यूजुअल यूएसएसआर मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। मार्शल प्लान का मीनिंग क्या है, मार्शल प्लान रेफर्स टू, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मीनिंग, राइट। तो मार्शल प्लान क्या था, अमेरिकाज मैसिव फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप, स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, समझे बात, राइट। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। फुल फॉर्म आ गया, मीनिंग के साथ साथ अब फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपोर्ट कोऑपरेशन डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बहुत अच्छे, आगे चलते। आसियान का ईयर पूछा गया जो हम कर चुके हैं 1967, राइट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is the major issue between governments of Bangladesh and India? तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछ लिए हैं, राइट। कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन में जो पॉइंट्स है सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेजर इशू है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, टेररिज्म, रिवर वाटर डिस्प्यूट, इकोनॉमिक रिलेशंस, इनफिल्ट्रेशन, राइट। तो इसमें सबसे मेजर इशू आई थिंक इनफिल्ट्रेशन होगा, जो रेफ्यूजी का इनफिल्ट्रेशन था बांग्लादेश से जो आया था। हाउएवर रिवर वाटर डिस्प्यूट भी रहा है व्हिच वाज सॉल्व्ड, राइट, फरक्का ट्रीटी के साथ। आगे चलते हैं। In 1989, the IPKF pulled out of Sri Lanka without attaining its objective because reason पूछा गया है, reason has been asked. India signed an accord with Sri Lanka. The Indian army got into fight with LTTE. The Indian government wanted to stabilize relations between Sri Lankan government and the Tamils. Indian troops were not liked by the Sri Lankan. एंड श्रीलंकन तमिल सॉ दिस एज द इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। रीजन पूछा है जिस वजह से आईपीकेएफ वापस इंडिया आ गई थी, जो इंडियन आर्मी गई थी ना वहां पे, तो नेगेटिव ही रीजन होगा। तो इसके हमारे जो लॉजिक है वो बन रहा है बी,
D and E. So B, D and E, option number D is the correct answer, right? Relevant, पहले क्वेश्चन में ये निकाल लो पूछा क्या है, ऐसे वन वर्ड में, ठीक है? रीजन, कॉन्सिक्वेंस, मीनिंग, क्या पूछा गया है। चलिए अब यहाँ पे IPKF ईयर पूछ लिया गया, कौन से साल में गई थी श्रीलंका, तो गई थी 87 में, राइट, इन 1987, और वापस कब आई, 89 में, राइट। आगे चलते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल टिल 2006 वाज, 2006 तक नेपाल क्या थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, उसके बाद क्या बनी, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनी, राइट, परफेक्ट। चलिए जी, इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट किस इशू को लेके है, स्ट्रैटेजिक इशू पूछा गया है, राइट। इंडियाज कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान इज ओवर स्ट्रैटेजिक इश्यूज लाइक import natural gas from Afghanistan, role of non-regional powers in South Asia, India's demand for permanent seat in Security Council and control of Siachen Glacier। बच्चा बुक में strategic issue specifically mentioned है आपका control of Siachen Glacier को लेके, so option number D is the perfect answer। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें क्या करने हैं, बॉक्सेस भी अच्छे से कवर करने हैं, WTO के बारे में बॉक्सेस में गिवन है आपका UN वाले चैप्टर में, ठीक है जी। तो उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस, कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ, राइट, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय 5 डोमिनेंट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, इट फॉर्मुलेट्स रूल्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट वाज सक्सेसर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। अब यहाँ पे क्या बोला गया, करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढनी है, जो सच स्टेटमेंट। तो भाई 1995 में बनी थी WTO, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय 5 डोमिनेंट इकोनॉमीज, नॉट रियली, राइट, क्यों, क्योंकि यूनानिमसली लिया जाता है, कुछ कुछ पावर्स डोमिनेट करती हैं कभी कभी, राइट। रूल्स किसके लिए बनाता है, नेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज कि गैट जो है वो सक्सीड किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, वेरी गुड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, तो ये एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा होगा स्टूडेंट्स को, बिकॉज दिस इज फ्रॉम बॉक्सेस, राइट, बॉक्सेस से है ये, तो हमें ध्यान में रखना है, मैच करना है, राइट, कि एटम्स फॉर पीस, रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, एडवोकेसी ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो है रोल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शन यहाँ पे पूछा गया है। तो बेसिक कॉमन सेंस लगाएंगे यार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेट करता है, राइट, तो रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड बी और 1 हो गया, राइट, तो बी का हमारा आंसर 1 होने वाला है, बाकी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के स्मार्टली तरीके से जो है इसको हैंडल करना है, राइट। अच्छा जी, अब अगर आपको पता है IAEA का फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो एटम्स फॉर पीस, ए का 4 होगा आंसर, राइट। अगर थोड़ा सा भी फुल फॉर्म पता है ना, तो आप ए का 4 आंसर डिकोड कर पाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए सी का 2 इधर लिखा है, इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का रोल होगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। इस तरीके से डील करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। Veto power can be best described as a special power enjoyed by all the members of UNSC। all members के पास होते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, नहीं, केवल जो P5 है परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। A negative vote which means I forbid, right, this is the correct answer। veto का मीनिंग यही होता है। Monetary benefits given to the permanent members of UNO, जी नहीं। And a special power enjoyed by the Secretary General of UN, जी नहीं, राइट। सो अपना ऑप्शन हमने देख लिया है। आगे देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के 3 टाइप के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस पूछा है, जिसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, जो नहीं है। इट इरोड्स द एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, राइट, हमने पढ़ा है ऐसा। वेलफेयर स्टेट विल बी स्ट्रेंथन्ड, जी नहीं। मिनिमलिस्ट स्टेट, जी हाँ, रोल जो है गवर्नमेंट का वो फॉरबिड हो रहा है। एंड कैपिटलिस्ट पॉलिसीज, जी हाँ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कि वेलफेयर स्टेट जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, यानी कि गरीबों का और भला होगा, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन बिकॉज, होमो का मतलब सेम, राइट, सो राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर, जी हाँ, राइट। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एनलार्ज आवर चॉइसेस, नहीं, ये हेट्रोजेनाइजेशन की रीजनिंग है। इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जी हाँ। मॉडिफाई द कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशन, जी नहीं, दैट इज अबाउट हेट्रो। तो अपना ए एंड सी, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। आगे देखिए, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब करेक्ट पूछा है, लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीजेस,
The state withdrew from many of its welfare function. Security of citizen increases. Technological innovation declines. तो जी इसमें आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी द स्टेट विड्रू फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शन. स्टेट का जो है विड्रॉल होता है, हमने जैसा पढ़ा है चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन में, राइट? बहुत अच्छे. ऑल्सो इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस तो आप हमारे क्रैश कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं. सिंपली गो टू आवर वेबसाइट humanities.in. CUET पे क्लिक करके आपको हमारे स्वर्ण बैच की सारी जानकारी मिल जाएगी. लाइव क्लासेस होती हैं फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है उस पर क्लिक करके सारी डिटेल्स और क्लास शेड्यूल मिल जाता है. यू कैन ऑल्सो चेक द रिव्यूज़. सारे ही एनरोल्ड स्टूडेंट्स ने ऑनेस्ट रिव्यू भी दिया हुआ है. आफ्टर चेकिंग ऑल द कोर्स डिटेल्स यू कैन क्लिक ऑन बाय नाउ एंड आपकी पेमेंट के बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करके यू कैन एक्सेस ऑल द क्लासेस एंड नोट्स. सारे ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं. जनरल टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, लीगल स्टडीज से लेके रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. चलिए अब आ गए हैं हम बुक नंबर 2 पे. जयप्रकाश नारायण बिलोंग टू विच ऑफ द पार्टीज? कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी. तो द करेक्ट आंसर विल बी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी. आगे चलते हैं एक और खतरनाक डरावने क्वेश्चन की तरफ जहां पे हमें लीडर्स को उनकी पार्टी के साथ मैच करना है. तो जी आपने देख लिया है कि हमें जो अलग से एक और टेबल बना के रखनी है बुक 2 की, वो है कौन से लीडर्स हैं और वो कौन सी पार्टी से हैं. राइट नाउ ये हमें कहां से पता चलता है? स्पेशली फ्रॉम द बॉक्सेस जहां पे लीडर्स के बारे में बताया हुआ है, राइट, एंड द माइन्यूट डिटेल्स जो कि टेक्स्ट में गिवन है. तो हमारा जो भारतीय जनसंघ का बॉक्स है उसमें हम देखते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज पार्ट ऑफ दिस भारतीय जनसंघ पार्टी. तो बी का अपना आंसर होगा 1, राइट. बाकी दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं. आगे देखेंगे एस से डांगे, मीनू मसानी, अशोक मेहता. अगर आप में से किसी एक का भी पता है, अगर वो पार्टी वाला बॉक्स किया हुआ है तो हम आसानी से बता सकते हैं. तो ऐसे डांगे वाज फ्रॉम सीपीआई. ए का है 4, राइट. ए का जो आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. एंड इसी के साथ अपना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. सो ऑल द पार्टी बॉक्सेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट और उसमें सारे जो लीडर्स बताए गए हैं उन पे क्वेश्चन उठ के आ सकता है. Identify the leader who said dash in 1963 that all senior congressmen should resign from the office to make way for younger party workers. तो बच्चा अब यहाँ पे पर्सनालिटी बॉक्स, पर्सनालिटीज के जो बॉक्स दिए हैं ना उनके बारे में जो लिखा है कि भाई वहां से उठा के दे दिया कि इस एक लीडर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि सारे सीनियर कांग्रेसमैन को रिजाइन कर देना चाहिए ऑफिस से ताकि यंगर पार्टी वर्कर्स आ सके. सो इसका जो सही आंसर है वो है के कामराज, ऑप्शन नंबर सी. आगे चलते हैं. वी हैव अनदर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. चलिए जी, तो यहाँ पे अग्रीमेंट्स दे दिए हैं और उनसे क्या हुआ था. सो द रिजल्ट एंड द अग्रीमेंट और द इनिशिएटिव दैट वाज टेकन. ठीक है जी. तो अब इस क्वेश्चन में दो प्रॉब्लम्स है. आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और मर्जर अग्रीमेंट में कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट. तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिंपल है उस पे चलेंगे. विशाल आंध्रा मूवमेंट में क्या हुआ था? जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे वो मद्रास प्रोविंस से अलग हो गए थे. तो सी का 4, राइट. सी का 4 हमने देखा तो केवल एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, क्रॉस चेक कर लेते हैं. डी का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, रीड्रॉइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज होगा. डी का 3 होगा. सो डी का 3 है, सी का 4 है. बी का होगा 1, स्टेट यूनाइट्स विद द सेंटर. एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जब वो जो कंट्री, वो जो स्टेट है वो इंडिया का पार्ट बन जाते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. परफेक्ट. चलिए जी, अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ अगेन आ गया है. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल यानी कि सबसे पहले, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, राइट. चलिए जी, तो देखते हैं. सबसे पहले बेसिक चीज अगर हम देख ले, फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस. आंध्र प्रदेश की विशाल आंध्रा मूवमेंट सबसे पहले हुई थी, तो बी सबसे आगे होना चाहिए. बाकी दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, राइट. आगे देखिए, डीमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़. अगर आपने देखा है तो ये जो है 2000s के अराउंड हुई थी. ठीक है, एकदम एंड में हुई थी, राइट. एंड ये वाली सारी जो है इसके बीच में हुई थी. तो बच्चा एंड में ए आना चाहिए. तो अपना ऑप्शन नंबर 1 ए जो है वो करेक्ट होगा. बिना डिकोडिंग द ईयर्स हमने ये देख लिया यार फर्स्ट और लास्ट में क्या आना चाहिए. तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए ये देखना बहुत जरूरी है, राइट. फर्स्ट और लास्ट, बट मेक श्योर कि आप श्योर हैं उस चीज के बारे में. ठीक है जी, दैट यू आर श्योर अबाउट इट. परफेक्ट.
चलिए जी, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू होल्ड इलेक्शंस बेस्ड ऑन यूएएफ, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि भाई सबने कुछ स्पेसिफिक एज के बाद 18 अबव फॉर एग्जांपल सब जो है वोट कर सकते हैं, राइट। सो इट वाज मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया क्या था? इट एड्रेस्ड द अग्रेरियन सेक्टर, जी हाँ, एग्रीकल्चरल सेक्टर। इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज वर गिवन प्रायोरिटी, जी हाँ, ए और बी है। प्लानर्स वांटेड टू रेज द नेशनल इनकम थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नहीं, रैपिड चेंज नहीं लाना था, एंड इट वाज फॉर्मलाइज्ड बाय पीसी महाला नोबिस, रॉन्ग, के एन राज। सो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी एक और ऑप्शन है, इट फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ए, बी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, जो गलत है वो चुनना है। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज करेक्ट। कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट्स इन 1960, अब ये हमें देखना पड़ेगा ईयर सही है या नहीं। 1964 होगा यहाँ पे, सो दिस इज इनकरेक्ट, यानी कि बी तो हमारा होगा ही होगा, राइट। बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी डिड नॉट इम्पोज एनपीटी ऑन द वर्ल्ड, भाई ये भी गलत है, they did impose, so C भी होना चाहिए आंसर में, राइट। ओके, तो इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड यूज ड्यूरिंग वॉर, पीसफुल पर्पसेस हमने बोला, ये नहीं बोला वील यूज इट ड्यूरिंग वॉर, so this is incorrect, right। न्यूक्लियर प्रोग्राम was initiated in 1940s अंडर गाइडेंस ऑफ होमी जे बाबा, दिस इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं हमारे? बी, सी और डी, यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए जरा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, वापस से ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। साइनिंग ऑफ ताशकेंट अग्रीमेंट, चाइना लॉन्च्ड अ मैसिव इन्वेजन ऑन इंडिया, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन इन इंडिया, एंड ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर स्विस कैनाल इशू। ठीक है जी, तो सबसे पहले ताशकेंट अग्रीमेंट कौन सी वॉर के बाद हुआ था? अपना 1962, अपना 1965 वॉर के बाद हुआ था, राइट। तो 1966 में होता है ये। उसके बाद चाइना ने कब इन्वेड किया था? 1962 में, राइट। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया वाज अराउंड 1970s में, आई थिंक 1974, यस। एंड ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर स्विस कैनाल इशू, ये हमारा आएगा सबसे पहले 1956 में, राइट। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शंस। एंड देन वी हैव एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, सबसे पहले 1947, तो ई होएगा सबसे पहले, उसके बाद होगा हमारा डी, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सब कुछ बच्चा एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, एक एक लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई है। एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स फॉर योर सीयूईटी। द फर्स्ट समिट ऑफ नैम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961, बेलग्रेड फर्स्ट समिट पूछा गया है, राइट। वो हुआ था बेलग्रेड इन सितंबर 1961 में। बहुत अच्छे। सिंपल फैक्चुअल, 1960s वर लेबल्ड एज द डेंजरस डेकेड, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल है ये। व्हाट इज डिफेक्शन? यहाँ पे मीनिंग वाला क्वेश्चन आ गया। डिफेक्शन क्या है जी? जब एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, ऑप्शन नंबर डी। Okay, again factual, the special session of Constituent Assembly tryst with destiny was addressed by Pandit Jawaharlal Nehru, again very easy। चलिए जी, मैच द फॉलोइंग पे आते हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कास्ट बेस्ड पार्टीज, पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस, ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टीज, तो क्या चीज है जो इसको बेस्ट डिस्क्राइब करती है? तो देखिए जरा, शाह बानो केस पर्सनल लॉ था, शाह बानो केस वाला जो इशू था मेंटेनेंस को लेके, जैसे हमने पढ़ा है, तो सी का जो है वो 2 होगा, राइट। सी का 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अभी नजर आ रहा है। आगे देखते, कास्ट बेस्ड पार्टीज कहाँ पे आई थी? ओबीसीज में, राइज ऑफ ओबीसीज में, राइट। तो बी का 1 होगा, अगेन ऑप्शन नंबर ए सही जा रहा है, राइट। कोalition गवर्नमेंट क्या है? ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टीज दिखाता है, राइट। सो डी का 4 है। एंड अपना पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आएगा? अग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट्स इन 1990s। 1990s में जो डेवलपमेंट्स हमने 5 इवेंट्स पढ़े हैं उनके बारे में। इलेक्शंस ऑफ 1989 मार्क द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, सही बात है एकदम। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी बाय एलटीटीई इन 1991, क्रॉस चेक करेंगे, ईयर पे ध्यान देंगे।
न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड बाय वीपी सिंह, इनिशिएटेड बाय वीपी सिंह गलत है। इन 1989 द यूपीए फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, अपना राजीव गांधी वाला ईयर सही है। 1989 में कौन सी पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म करी थी? अपनी नेशनल फ्रंट, नॉट यूपीए, सो दिस इज अगेन इनकरेक्ट। Karpuri Thakur, the then Chief Minister of Bihar, was pioneer in introducing the policy of reservation. ये अपना मंडल कमीशन वाले बॉक्स से है, which is absolutely correct. तो करेक्ट अपना क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बी एंड ई, तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छी। आगे देखिए, प्लेस द स्टेटमेंट इवेंट्स इन सीक्वेंस विद रिगार्ड्स टू एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो बच्चा क्या हुआ, जो हमारा पूरा पॉलिटिकल हमने हिस्ट्री पढ़ी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान की, वो ऑर्डर में आ सकती है, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, राइट। सो यू शुड नो द सीक्वेंस, राइट। बहुत अच्छे। तो यार अब इसमें स्मार्टली काम करते हैं। एंड कंक्लूजन क्या हुआ था? नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबॉलिशिंग मोनार्की। तो एंड में सी आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है जिसमें एंड में सी है। आप देख रहे हो इतना कॉम्प्लिकेटेड जितना ही क्वेश्चन है उतना है नहीं, आपको केवल फर्स्ट और लास्ट पे ध्यान देना है जब क्रोनोलॉजी की बात आए तो, राइट। एंड में ऑब्वियसली जो है नेपाल बिकेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की, राइट। और बाकी अच्छे से पढ़ के ही कंक्लूड आप करेंगे। बहुत अच्छे। आगे देखिए, द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967 popularized a saying that one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled state. बिल्कुल सही। Identify the option that does not relate with this saying. End of Congress dominance, growing popularity of non-Congress parties, introduction of phenomena of coalition, SVDs formed in different states by the parties having identical ideologies. यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है कि आपको ऑलमोस्ट सारे ही सही लग रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे? इधर एसवीडीज और कोलिशन तो था, ये तो सही है, और पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही थी बाकी के। एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस भी वी कैन से हो गया था 3 जनरल इलेक्शंस के बाद। तो एसवीडीज फॉर्म्ड इन डिफरेंट स्टेट्स बाय पार्टीज हैविंग आइडेंटिकल आइडियोलॉजीज। नहीं, जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो बहुत इनकॉन्ग्रुएंट थी। तो ऑप्शन नंबर 4 डी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान से पढ़ना है कहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। आगे देखिए, यूएस इन्वेडेड इराक अंडर द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इन विच ईयर? 2003। हमने पढ़ा 2001 9/11 के 2 साल बाद होगा एंड में, राइट। बहुत अच्छे। आगे देखिए जी, तो हमें यहाँ पे अब क्या दे दिया है? एक पैराग्राफ दे दिया है, पैसेज दे दिया है। अब वी हैव अ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड ग्रुप। नैम का जो मेंबर नहीं था, श्रीलंका, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। हमारे नेबर श्रीलंका, पाकिस्तान, दे वर अ पार्ट ऑफ नैम, राइट। सो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान नैम के मेंबर थे। तो द करेक्ट ऑप्शन शैल बी ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वाज पार्ट ऑफ द यूएसएसआर अलायंस। बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पूछा गया है, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एलडीसीज अचीव फ्रीडम फ्रॉम रिचर कंट्रीज। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम। हमने कौन सी फ्रीडम अचीव करी रिचर वेस्टर्न कंट्री से? पॉलिटिकल फ्रीडम, जब हम एक कॉलोनी थे। ये मेंशन्ड है यहाँ पे पैराग्राफ में, पैसेज में, राइट। आगे देखिए, सिमिलर क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वाज, क्या मेन एम था? टू डेवलप इकोनॉमिकली and uplift people from poverty. Yes, this has been mentioned clearly in our book. So option number D, right? बहुत अच्छे। उसके बाद the countries that were categorized as LDCs were, कौन सी countries थी? आर्मी रूल कंट्रीज, नॉन अलाइंड कंट्रीज, वेस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज, ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज। यहाँ पे पर्टिकुलरली नैम, नॉन अलाइंड कंट्रीज, जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी एंड डेवलपिंग नेशंस थे। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द आइडिया दैट ओरिजिनेटेड टू अपलिफ्ट दीज एलडीसीज कंट्रीज टू द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा आइडिया था जो आया? इट वाज द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये हेडिंग है जिसके अंदर हमने एलडीसी पढ़ा है, राइट। बहुत अच्छे। अब हमारा जो है दूसरा पैसेज शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं 2 पैसेजेस आए हैं जिसमें मल्टीपल 5-6 क्वेश्चन तो गिवन है। तो डेफिनेटली ये जरूर करके आना, क्योंकि पैसेज में ही सारे इन्फो ऑलरेडी गिवन होती है। सो द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज गिवन बाय, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी। सिंपल ऑप्शन नंबर बी। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, बहुत स्कोरिंग है, कभी लीव नहीं करना है, राइट। चलिए, सिमिलर क्वेश्चन, इन विच 2 स्टेट्स स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट राइजिंग फूड प्राइसेस, ऑयल एक्सेट्रा? गुजरात एंड बिहार मूवमेंट्स, जो हमने पढ़ी ऑप्शन नंबर सी। बच्चा पैसेज बेस्ड सबसे पहले अटेम्प्ट करना, ठीक है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे, अपने 20 नंबर पक्के कर लेंगे जितने का भी ये आएगा क्वेश्चन।
Who organized the railway strike in 1974? रेलवे स्ट्राइक किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? यहाँ पे जेपी नारायण आंसर नहीं होगा, आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ऑन व्हाट कंडीशन डिड जेपी नारायण लीड द बिहार स्टूडेंट्स मूवमेंट? दो कंडीशन उन्होंने लगाई थी कि नॉन वायलेंट होगा एंड चलो एक ही इसमें पूछा है तो अपना ऑप्शन नंबर बी। दूसरी क्या थी कि इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू बिहार, ऑल इंडिया मूवमेंट इसे बनाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन हियर। चलिए जी, आ गए हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वाज ओवर। किस मेन बात पे इशू था? फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, डिक्रीजिंग द पावर ऑफ जुडिशरी, अमेंडिंग द क्रिमिनल लॉज, अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मेन है फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, जिनको हमने पढ़ा कि जो गवर्नमेंट है डीपीएसपी को इफेक्ट देने के लिए फंडामेंटल राइट्स को हम जो है कंप्रेस कर सकते हैं। तो मेन जो इशू रहेगा वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल पे रहेगा, राइट। एंड उसी के बाद अपॉइंटिंग ऑफ जजेस पे आएगा, राइट। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के कॉन्फ्लिक्ट के टॉपिक के अंडर हम मेनली फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। तो इसी के साथ बच्चा वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर पास्ट ईयर पेपर। अब मैं अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं तो आप ये तो समझ गए कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, कैसा फॉर्मेट होगा पेपर का। मेक श्योर आपको 40 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप देंगे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पे, राइट, और दूसरी आप प्रायोरिटी देंगे पैसेज बेस पे जहां पे मिनिमम मिस्टेक के स्कोप है। मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तभी आप अटेम्प्ट करें व्हेन यू आर 100% श्योर अबाउट इट, राइट। क्लियर? ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर पॉलिटिकल साइंस पर्टिकुलरली। हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से रीड करेंगे एंड देखेंगे क्या पूछा है, करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट। परफेक्ट एवरीवन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मुझे फटाफट से कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट आप कौन से सब्जेक्ट का पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस चाहते हैं। So this is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.